हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू jobtherapy.com। हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे थे। प्राचीन भारत का इतिहास में हम लोग एनसीईआरटी फाउंडेशन को लेके चल रहे हैं। एनसीईआरटी को अपना बेस बना के चल रहा है। साथ ही साथ सारे कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे। मोस्टली जगहों पे आप ये देखते होंगे कि जब एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपको सीधा सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू किया जाता है। हमने उससे भी बैक लिया थोड़ा सा। पहला चैप्टर जो हमने अभी पढ़ाया था इससे पहले वो था सोर्स ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री में जो भी हम पढ़ेंगे उसका स्रोत क्या है, कहां कहां से लिए गए थे, क्या क्या चीजें मिली हैं। जैसे कि पुरातत्व के स्रोत पढ़े थे हमने, साहित्यिक स्रोत पढ़े थे, लिटरेरी सोर्स पढ़ा था हमने। हमने ये भी देखा था कि कुछ साहित्यिक के बाद पुरातात्विक था। पुरातात्विक के बाद हमने जो फॉरेन के लोग आए थे, जो ट्रैवलर्स थे, है ना, जिसको हम आज मॉडर्न भाषा में ब्लॉगर कहते हैं, वो सब आए थे अपना ब्लॉग बनाकर, यानी कि उस समय की अकाउंट्स लिख के गए थे वो, जिसके हिसाब से मुझे पता लगा कि उस समय का रहन सहन, जीवन शैली कैसा होता होगा। अब हम शुरू करने जा रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री का दूसरा चैप्टर। दूसरा चैप्टर में हम लोग बेसिक ही अभी देखेंगे। बेसिक दैट मीन कि अभी हम एंशिएंट हिस्ट्री में पूरा डीप में नहीं गए। एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट होता है बेसिकली, खैर इसी चैप्टर से स्टार्ट हो जाएगा अमूमन, ठीक है। एक आध सवाल इस चैप्टर से रहेंगे। किसी भी एग्जाम में, वनडे एग्जाम में, लगभग एसएससी के परीक्षाओं में भी रहते हैं, पुलिस की भी परीक्षाओं में रहते हैं। और मेरा जो खास करके ये जो सीरीज चल रहा है एंशिएंट हिस्ट्री का, वो मैंने इसी चीज को टारगेट लेके बनाया है कि यूपीएससी का फाउंडेशन, पीसीएस का प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, प्रारंभिक परीक्षा आपका एंशिएंट हिस्ट्री वहां से यहाँ से क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना किसी टीचर के पास, इसके अलावा ना किसी यूट्यूब चैनल पे आपको जाके पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, ना कोई किताब पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। इवन अगर आप एनसीईआरटी भी नहीं पढ़ते हैं तब भी आपकी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो जब इतना डीप हम पढ़ने वाले हैं तो जाहिर सी बात है कि अगर आप बचपन से नहीं पढ़े होंगे, ये सारे चैप्टर्स आर्ट्स के, ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के नहीं होंगे, तो थोड़ी सी चीजें जो है आपके लिए टफ होगी। कुछ टर्मिनोलॉजी ऐसे होंगे, कुछ ऐसे तथ्य होंगे जो आपके दिमाग के ऊपर से जाएंगे, कुछ नाम ऐसे होंगे जो एक बार में आपको समझ में नहीं आएगा। तो इन सब का आप नोट्स बनाते चलेंगे। पहला लेक्चर नहीं देखा, जाके देख लीजिए। अदरवाइज इस लेक्चर में मैं ये बोलूंगा कि पेन पेपर हमेशा हाथ में लेके बैठे, ठीक है। और जो जो मैं बोलता जाऊं उसको अपने हिसाब से नोट्स बनाते रहे। मैं कोई भी पीडीएफ नहीं दूंगा, कोई भी पीडीएफ की गुट्टी नहीं दूंगा, कोई भी नोट्स नहीं दूंगा। मेरा विश्वास सिर्फ और सिर्फ अपने बनाए हुए नोट्स पे है। हर टॉपर्स का भी विश्वास अपने बनाए हुए नोट्स पे रहता है, किसी भी पीडीएफ की गुट्टी पे नहीं रहता, टेलीग्राम चैनल पे नहीं रहता है। आप अपना नोट्स बनाएं इस लेक्चर के साथ साथ, और फिर रिवीजन में उसी का उपयोग करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम ये जानेंगे कि जो हम लोग इतिहास में ये देखते हैं समय को, यानी टाइम, जब हम बोलते हैं ना 1000 ईसा पूर्व बीसी, क्या है ये? 1200 एडी, क्या है ये, है ना। ईसा पूर्व एडी, एनो डोमिनी जिसको कहते हैं, ये क्या है? तो देखो क्या है, एक टाइमलाइन था। एक लाइन अगर हम खींच दें, मैथ्स के स्टूडेंट थोड़ा सा देखेंगे कि जब क्वाड्रेंटर क्वाड्रेंट, उसको क्या बोलते हैं, इक्वेशन, क्वाड्रेंटरी इक्वेशन, उसमें ना हम बीच में एक जीरो मानते हैं। लीनियर इक्वेशन में, सॉरी, लीनियर इक्वेशन में आप बीच का एक मतलब एक लीनियर जो होता है उसको 20 से आप डिवाइड करते हो दो हिस्सों। लेफ्ट साइड में आप नेगेटिव लेते हो, राइट साइड में पॉजिटिव लेते हो। यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंज करें। डेट को याद रखने के लिए, डेट को याद रखने की, या जो भी घटनाएं हैं उसको समय मतलब कोई यूनिट देने के लिए जो है, हमने जीरो वर्ष, जीरो वर्ष वैसे कहीं मेंशन नहीं है, जीरो वर्ष लिया गया था किसको? जीसस क्राइस्ट जो है, यीशु मसीह जो थे, यीशु मसीह के जन्म को, जीसस के जन्म को जीरो, यानी कि उसको बिटवीन में हमने रखा। जीसस के जन्म के पहले जो भी हुआ वो ईसा पूर्व है, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के पहले की चीज है। अब मान लो अगर ये सारी चीजें हम हटा दे तो कैसे पता चलेगा अभी कौन सा साल चल रहा है? हड़प्पा की खुदाई कौन से साल में हुई थी, आ, या कौन से समय काल में, या कौन से समय अंतराल में गुप्त काल, गुप्ता पीरियड चला था, कैसे पता चलता? तो इसीलिए ईसा मसीह के जन्म को रखा गया बीच में,
और उनसे पहले जो भी घटनाएं घटी थी ईसा मसीह के जन्म के पहले, उसके डेट के साथ ईसा पूर्व लगाते हैं। अब ये उल्टा जाएगा, 100 BC, 200 BC, 300 BC ऐसे करके ये पीछे चलता जाएगा। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना 1500 ईसा पूर्व, तो मतलब जीसस क्राइस्ट के जन्म के 1500 साल पहले। ठीक है, इसके पहले हम लोग जूलियन कैलेंडर यूज करते थे, ये इनको हम ग्रेगोरियन कैलेंडर भी कहते हैं। इन इसको हम ज्यादा डिप में नहीं देखेंगे, कोई काम की चीज नहीं है। तो जीरो से पहले यानी जीसस जो यीशु मसीह थे, उनके जन्म के पहले जो भी घटनाएं घटी उसको ईसा पूर्व यानी बीसी कहते हैं। जन्म के बाद जितने भी घटनाएं घटे उसको एनो डोमिनी कहते हैं। ठीक है, एडी। ऑलराइट, आज हम लोग 2024 एडी में हैं, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के 2024 साल पूरे हो चुके हैं। ठीक है, अब चलेंगे उसी तरीके से क्या किया गया ना, इसी चीज को ईसा पूर्व और एनो डोमिनी का नाम बदल दिया, इसको बीसीई और सीई कहा गया। बीसीई सीई का मतलब बीसी दैट मीन की बिफोर कॉमन एरा। अब यहां से जीसस का जो जन्म है उसको कॉमन एरा माना गया, कॉमन एरा सामान्य युग माना गया। अब जीसस के जन्म के पहले जो भी घटनाएं घटी वो समान युग के पहले, यानी इस जो पॉइंट है इससे पहले जो भी घटनाएं घटी उसको बीसी कहते हैं, और सी समान युग के बाद, यानी कि टुडे वी आर लिविंग इन 2024 सीई कॉमन एरा, 2024 कॉमन एरा में हम लोग रह रहे हैं। 21वीं सदी ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से जो वर्तमान सदी चल रहा है वो 2001 से लेके 2100 तक फैला हुआ है, जिसको हम 21वीं सदी भी कहते हैं। ठीक है, चलो होप कि यहां तक आपको ये वाली चीजें क्लियर होगी। अब देखो हम टाइमलाइन अगर देखें, यहां से आपको ये समझ में आ जाएगा कि थोड़ा सा जुकाम है तो टॉयलेट कीजिएगा। अब इस टाइमलाइन से आपको एक चीज समझ में आएगी कि हम एंशिएंट हिस्ट्री कहां से कहां तक पढ़ेंगे। पहले प्री हिस्ट्रिक एरा आता है, पहले जो हम लोग पढ़ेंगे वो प्री हिस्ट्रिक एरा पढ़ेंगे। प्री हिस्ट्रिक एरा हम प्रागैतिहासिक संस्कृतियां या प्रागैतिहासिक काल भी कहेंगे इसको हिंदी में। ओरिजिन टू 10,000 BC, फिर यहाँ BC या BC मतलब बिफोर कॉमन एरा, दैट मीन अब BC का यूज होता है सारी किताबों में, बहुत सारी किताबों में इसको रिप्लेस कर दिया गया। पहले BC का यूज होता था बिफोर क्राइस्ट, यानी जीसस के जन्म के पहले। ओरिजिन टू 10,000 BC तक प्री हिस्टोरिक एरा माना जाता है, यानी कि प्रागैतिहासिक काल माना जाता है। ओरिजिन कब, ऐसा माना जाता है कि 5 लाख वर्ष पहले जो हुए इंसान यानी होमोसेपियन का ओरिजिन हो गया था। उससे पहले शीतकाल था, यानी कि पृथ्वी पूरा ठंडा था, बर्फ ही बर्फ था। ठीक है, तो पॉसिबली ऐसा नहीं था कि ह्यूमन लाइफ पॉसिबल हो पाता। ठीक है, जब प्री हिस्टोरिक एरा 10,000 BC में खत्म होता है तो शुरू होता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन दैट मीन कि सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी यानी सिंधु नदी जो पाकिस्तान के साइड में है, ऊपर नॉर्थ वेस्ट में है, इसके आसपास बसी हुई जो एक बस्ती थी, जो सभ्यता था, जो कल्चर था, जो संस्कृति थी, उसको ही सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। इसका जो समय काल था वो 2500 से 1600 BC था। खैर ये प्री हिस्टोरिक एरा है, यहीं पे हम लोग जानेंगे स्टोन एज पढ़ेंगे हम लोग। स्टोन एज के बाद कांस का जो युग था, कॉपर एज पढ़ेंगे, कॉपर जब इंट्रोड्यूस हुआ। आयरन एज पढ़ेंगे, फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन हमें ब्रोंज एज माना जाता है, इसको ब्रॉन्ज एज। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ेंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद हम आर्यंस का वेलकम, जो सेंट्रल एशिया से आए थे ऐसा माना जाता है, आर्यंस का वेलकम और वैदिक एज को पढ़ेंगे, जो 1500 से 600 BC तक चला था। वैदिक एज, वहीं वैदिक एज भी दो है, एक तो वैदिक एज है, एक पोस्ट वैदिक एज है। वैदिक एज में और पोस्ट वैदिक एज में हम लोग जो हमारे वेद थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, सामवेद, कल के भी लेक्चर में हमने देखा कि वेद भी हमारे इतिहास का एक स्रोत ही है, जिससे उस टाइम की रहन सहन और कल्चर का हमें पता चलता है। उसके बाद महाजनपद आए, फॉरेन इन्वेशन आए, बाहर के लोग आए, यहाँ पे हमला कह सकते हो या आक्रमण किया, राज किए, बुद्धिज्म आया, जैनिज्म आया।
अलग अलग धर्म आए, फिर मौर्य आया, मौर्यन एम्पायर आया, फिर पोस्ट मौर्यन एम्पायर को हम लोग देखेंगे, फिर गुप्ता एरा को देखेंगे, पोस्ट गुप्ता एरा को देखेंगे। गुप्ता एरा को हम गोल्डन एज भी कहते हैं, स्वर्ण काल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि आर्ट एंड कल्चर उस टाइम पे बहुत अच्छा था, सोने के सिक्के सबसे ज्यादा चलाए गए थे। पोस्ट गुप्ता एज को एक तरीके से हम लोग ब्लैक एरा भी कहते हैं, है ना। खैर इसको बाद में देखेंगे। अर्ली मेडिवल पीरियड को भी हम लोग फिर देखेंगे, और यहाँ पे हमारा एंशिएंट हिस्ट्री खत्म होगा और हम लोग फिर मेडिवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन भारत की ओर बढ़ेंगे, यूनानों का आक्रमण और ये सब देखेंगे। प्री हिस्ट्री कल्चर यानी प्राग ऐतिहासिक संस्कृति जो थी, जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, ये प्री हिस्टोरिकल एरा जो था, इसको जब हम देखते हैं तो पता चलता है कि इसके काल विभाजन को सबसे पहले हम लोग देखेंगे। थोड़ा सा रंगीन कर दो इसको, है ना। वर्तमान और भविष्य की नीतियों के लिए इतिहास का अध्ययन तो आवश्यक है। इतिहास क्यों पढ़ते हैं? ताकि हमें वर्तमान और मतलब इतिहास हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि जो चीजें, जो चुनौतियां, जो गलतियां हुई है, उससे हम सीख ले सकें और अपने भविष्य के नीतियां बना सकें। ठीक है। अब भारतीय इतिहास का अगर हम काल विभाजन देखेंगे, भारतीय इतिहास का काल विभाजन जब देखेंगे तो वो 3 कालों में डिवाइड होता है। पहला प्री हिस्टोरिक एज, ठीक है, यही प्रागैतिक संस्कृति, प्रागैतिक एज। फिर प्रोटो हिस्ट्री एज को हम लोग देखेंगे, अर्ध ऐतिहासिक काल भी कहते हैं, और फिर हिस्टोरिक एज को देखेंगे। भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है, कंठस्थ कर लेना। प्रागैतिहासिक, अर्ध ऐतिहासिक, ऐतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक एज। स्क्रीनशॉट मत लेना बउआ, पॉज करो और लिखो, ठीक है। जहां स्क्रीनशॉट लेने लायक रहेगा हम बता देंगे, यहाँ पे अभी कुछ भी स्क्रीनशॉट लेने लायक नहीं था। प्री हिस्टोरिक एज को अगर हम जब देखेंगे तो प्राचीन इतिहास का वह काल जिसके लिए कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं था, ठीक है। कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं था, जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य, लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं था, जिस काल में मानव का जीवन अपेक्षाकृत पूर्णतया सभ्य नहीं था, यानी कि लिखित साक्ष्य नहीं था और मानव जीवन सभ्य भी नहीं था। वो उस तरीके से थे, हंटिंग गैदरर थे, हंटिंग एंड गैदरर। सभ्य नहीं था कि हमें कल्चर का थोड़ा सा नॉलेज हो, हमें चीजों का नॉलेज हो। हम क्या थे, आज दिन में जानवर मारे, रात को पकाए खा गए, कल का कल सोचे, ठीक है। फिर आया प्रोटो हिस्टोरिक एज। प्रोटो हिस्टोरिक एज ऐसा एज है, एक मिनट रुक जाओ, इसमें रिटन एविडेंस कुछ भी नहीं है, कुछ भी रिटन नहीं है, सभ्य नहीं थे इस समय के लोग। प्रोटो हिस्टोरिक में रिटन है, रिटन है, सवाल पूछता है लिखित स्रोत है या नहीं है। प्रोटो हिस्टोरिक में लिखना जानते थे लोग, लिखित एविडेंस भी मिला, लेकिन उसको आज तक पढ़ा नहीं जा सका, उसको पढ़ा नहीं जा सका। इस काल को, जो प्रोटो हिस्टोरिक एज है, इसी को कांस युग भी कहते हैं। कांस युग मतलब कॉपर एज। ऑलराइट। हिस्टोरिक एज में ऐसा ऐतिहासिक काल था कि इस काल को कहा जाता है कि जहां लेखन कला उपलब्ध थी तथा इसको पढ़ने में भी लोगों ने सफलता हासिल की थी, ठीक है। यानी कि रिटन एविडेंस भी था इसका, और इसको रिकॉग्नाइज भी किया गया, रिकॉग्नाइज भी किया गया, यानी कि पढ़ा भी जा सका इसको, ठीक है। लगभग 600 ईसा पूर्व, फिर से हम बार बार रिवीजन करवाते रहेंगे। ईसा पूर्व मतलब जीसस के जन्म के पहले या कॉमन एरा के 600 वर्ष पूर्व जो है, 600 वर्ष से लेके आज तक का जो काल है वो हिस्टोरिक एज कहलाता है, ठीक है। अब चलते हैं प्रागैतिक इतिहास के तरफ। हमने बताया था प्रीहिस्टोरिक एज में कोई भी साक्ष्य नहीं मिला, ठीक है। चल, प्रागैतिक इतिहास को जो है वो 3 भागों में बांटा गया। प्रागैतिक इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। पहला भाग था पूरा पाषाण युग, लिख लेना, पूरा पाषाण युग। दूसरा जो है वो मध्य पाषाण युग, और तीसरा जो है वो नव पाषाण।
नवपाषाण युग, पूरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग, नवपाषाण युग। ध्यान रखना अंग्रेजी मीडियम वाले, पूरा पाषाण का मतलब होता है पैलियोलिथिक एज, पैलियोलिथिक एज, ठीक है। मध्य पाषाण का मेसोलिथिक एज। देख लेना, थोड़ा टॉलरेट करना राइटिंग से, राइटिंग पैड जो है वो उतना स्मूथ नहीं है, दैट्स व्हाई कि राइटिंग सही नहीं आती, थोड़ा सा टॉलरेट करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, अपना नोट्स बनाओ मेरे आवाजों को सुनते सुनते, और थोड़ा सा यहाँ पे देखते हो, ठीक है। चलो अब देखेंगे नवपाषाण, जिसको कहते हैं नियोलिथिक एज। पाषाण मतलब क्या है बाबू? पाषाण मतलब है पत्थर, पाषाण मतलब है पत्थर, तो लिथिक मतलब भी क्या है? पत्थर, ठीक है। पैलियोलिथिक पुराने पत्थर, मेसोलिथिक बीच का टाइम था, न्यूलिथिक नए जैसे पत्थर आए, नए पत्थर युग थे। पैलियोलिथिक एज को जब हम पढ़ेंगे, दैट मीन, रुक जाओ, पूरा पाषाण युग के पहले, पूरा पाषाण, यहीं पे देख लो। अब ये पूरा पाषाण युग, मध्य पाषाण और नव पाषाण तो था, बट अगर पूरा पाषाण को हम लोग तीन भाग में बांटते हैं, अब ये पूरा पाषाण जो पैलियोलिथिक एज था वो अकेले तीन भाग में था। पहले निम्न पूरा पाषाण युग, निम्न पूरा पाषाण युग, जिसको अंग्रेजी मीडियम सीबीएसई वाला के लिए कहता है लोअर लिथिक एज, ठीक है, या लोअर पैलियोलिथिक भी कह सकते हो, है ना। लोअर लिथिक ही लोअर पैलियोलिथिक कहते हैं, सॉरी, लोअर पैलियोलिथिक एज। दूसरा जो था वो मध्य पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, जिसको जो है मिड मिडल पैलियोलिथिक एज कहते हैं, ठीक है। फिर आता है निम्न के बाद उच्च पूरा पाषाण, ज्यादा घबराने की बात नहीं, हम बताएंगे क्या है ये, ठीक है। ऐसा नहीं कि लेक्चर छोड़ के भाग जाना कि समझ में नहीं आ रहा है कुछ। उच्च पूरा पाषाण, अपर पैलियोलिथिक एज। अब देखो क्या है, पूरा पाषाण युग का जो स्ट्रेचिंग होती है ना, वो पूरा पाषाण युग जो है वो यहाँ पे प्री हिस्टरी के एरा में भी जो है, सिर्फ प्री हिस्ट्री, हिस्ट्री के एरा नहीं है, मिड हिस्ट्री के एरा, प्री हिस्ट्री के एरा ऑरिजिन से 10,000 वर्ष जो था, ये तीन हिस्सों में बटा था। लोअर लिथिक एज, लोअर पैलियोलिथिक एज, मिड पैलियोलिथिक एज, अपर पैलियोलिथिक एज। ऑलराइट, एक मिनट। अब यहाँ पे क्या था कि जो पूरा लोअर पैलियोलिथिक एज जो था वो लगभग सोहन घाटी, यानी इसको सल्क संस्कृति भी कहते हैं, सल्क संस्कृति कहते हैं इसको, लोअर पैलियोलिथिक सल्क संस्कृति। मिड पैलियोलिथिक को फलक संस्कृति भी कहते हैं, और अपर पैलियोलिथिक को भी सल्क फलक संस्कृति कहते हैं। अब ये सल्क फलक संस्कृति क्या है? तो सल्क फलक संस्कृति एक औजार था, एक टूल था, वो यूज होना शुरू हुआ था। सल्क, फलक और ये सब जो है औजार थे, क्या थे? औजार, दैट मीन की टूल्स थे, ठीक है। अंग्रेजी मीडियम, सल्क मतलब फ्लेक्स होता है, सल्क मतलब फ्लेक्स होता है, ठीक है, और फलक मतलब ब्लेड्स होता है, ठीक है। यानी कि निम्न पाषाण युग, लोअर लिथिक एज में लोग इतना ही डेवलप कर पाए थे कि सिर्फ फ्लेक्स, फ्लेक मतलब पत्थर को थोड़ा सा काट के मतलब जो कहते हैं ना, एक पत्थर को काट के बस इतना ही उससे काम कर पाते थे कि दूसरे का सर फोड़ सके। फिर ब्लेड्स उसका पत्थर को और घिसे और पतला किया, और लगा कि हाँ धार, यानी धारदार चीज भी बन सकता है इससे, जिससे हम जानवर काट सकते हैं, है ना, हम लोग पेड़ पौधे काट सकते हैं, हम लोग फल काट सकते हैं। फिर ब्लेड्स बने। एक एज ऐसा आया जब सल्क और फ्लग दोनों का इस्तेमाल होना शुरू हुआ, सॉरी, ठीक है। चलो, ये इसका काल विभाजन हमने देखा। अब पैलियोलिथिक एज जो था उसका काल विभाजन हमने अभी देखा, पैलियोलिथिक एज का पूरा पाषाण युग का, निम्न पाषाण लोअर पैलियोलिथिक एज था, मिड पाषाण और मिड पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक एज का। अब थोड़ा सा इसको जो है ना हम लोग पूरा पाषाण युग को डिटेल में देखते हैं। पूरा पाषाण युग जो है ना मुख्य रूप से आखेटक और खाद्य संग्रहक युग था। आखेटक
अखेटक। अब ऐसे ऐसे शब्द है ना एनसीईआरटी के कि आप कंफ्यूज हो जाइएगा कि है क्या। हंटिंग एंड गैदरिंग, हंटिंग एंड गैदरिंग, हंटिंग एंड गैदरिंग का मतलब, हंटिंग मतलब शिकार करते थे, गैदरिंग मतलब जमा करते थे, ऐसा युग आया। मानव भूमि पर प्लाइस्टोसिन यानी कि प्लाइस्टोसिन के आरंभ में उत्पन्न हुआ, मानव भूमि पर प्लाइस्टोसिन के आरंभ में उत्पन्न हुआ यह घटना अफ्रीका में लगभग 26 साल वर्ष पूर्व हुई। क्या मतलब है कहने का भाई साहब? कहने का मतलब यह है कि जो मानव है, जो हम लोग हैं, होमोसेपियंस, सॉरी, जो, हाँ कह सकते हो, जो हम लोग सेपियंस है, इन लोगों का जो उत्पत्ति हुआ था वो प्लाइस्टोसिन, नाम सुन लो, प्लाइस्टोसिन के आरंभ में उत्पन्न, प्लाइस्टोसिन के आरंभ में उत्पन्न हुआ। नहीं समझ में आ रहा, छोड़ दो। कब? मोटा मोटी अब समझो, आसान भाषा, 26 लाख वर्ष पूर्व, अभी से 26 लाख वर्ष पूर्व जो है मानव अफ्रीका में पाया गया था, अफ्रीका में इसकी उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, मानव की उत्पत्ति अफ्रीका में हुई थी। खैर, आदि मानव और जीवाश्म यानी कि फॉजिल्स जो है वो भारत में नहीं मिला। आदि मानव का जीवाश्म जो है वो, आदि मानव का जो जीवाश्म यानी जो फॉजिल्स थे वो भारत में नहीं मिला, उधर ही मिले, अपने अफ्रीका अफ्रीका के साइड। ठीक है, चलो अब इसमें हम लोग देखेंगे कि भारत में आदि मानव पत्थर के अनगढ़ और अपरिकृष्ट औजारों का उपयोग करता था। अनगढ़ और अपरिकृष्ट मतलब गढ़ा हुआ नहीं था। ठीक है, गढ़ा हुआ नहीं था, नॉर्मल औजार थे, उसी का उपयोग करता था भारत। ऐसे औजार कहाँ मिले? सिंधु घाटी, गंगा और यमुना के जो मैदानी क्षेत्र में है वहां पाए गए थे। ठीक है, अब देखो एक चीज है, उत्तर प्रदेश में, यूपी में एक चीज नोट करना, यूपी में एक जगह है मिर्जापुर जहां से कालीन भैया थे, है ना? मिर्जापुर देखा होगा आपने, मुन्ना भैया का क्षेत्र था। अब ये कालीन भैया का क्षेत्र जो है मिर्जापुर, वो कहाँ से है भैया? बेलन घाटी में, वहां पे एक बेलन घाटी है, बेलन घाटी है। उसी घाटी में ना कालीन भैया को गोली मारता है, देखे थे? लास्ट वाला, फर्स्ट वाला जो देखे थे, कालीन भैया को गोली मारता है ना मुन्ना भैया को कालीन। खैर मजाक कर रहे हैं, याद रखने के लिए मैं बता रहा हूँ। बेलन घाटी है मिर्जापुर के पास में, उत्तर प्रदेश के, जहां पशुओं के अवशेष मिले। किसके अवशेष मिले? कालीन भैया के, सॉरी, पशुओं के, कालीन भैया के पशुओं के अवशेष मिले। कालीन भैया तो फिर जिंदा हो गए ना, ये पशु फिर जिंदा नहीं हो पाए, उनके अवशेष वहां मिले। ठीक है, जैसे भेड़ बकरी, गाय भैंस, ये सब। जब भेड़ बकरी मिले, भेड़ बकरी के जब अवशेष मिले, गाय भैंस के अवशेष मिले, तो ये समझ में आने लग गया कि लोगों ने एनिमल हस्बेंड्री शुरू कर दिया था, यानी कि जानवर पालना शुरू कर दिया था। जानवर को पाल के अलग अलग चीजों के लिए इस्तेमाल करते थे, है ना? चलो, वहीं अगर दक्षिण भारत में जाओगे तो हुंसगी पुरापाषाण स्थल है। दक्षिण भारत दैट मीन के साउथ इंडिया में जब जाओगे तो हुंसगी, हुंसगी एक ऐसा स्थल है जो पूरा पाषाण स्थल है। हुंसगी कैसा स्थल है? पूरा पाषाण, है ना? पैलियोलिथिक एज के ये स्थान है जहाँ पे कई प्रकार के औजार मिले। औजार ही नहीं मिले, उद्योग भी मिले यहाँ पे। उद्योग सिर्फ नहीं मिले, आवास भी मिले यहाँ पे। यानी कि अब लोग सेटल होना शुरू कर दिए थे। पहले क्या थे लोग? हंटर एंड गैदरर थे, है ना? हंटर और गैदरर थे। यहाँ पे हमने बताया था कि अखेटक और खाद्य थे। हंटर और गैदरर मतलब कि नदी के मौसम के हिसाब से अपना स्थान बदलते थे। उनका सिर्फ टारगेट यही होता था कि आज दिन में एगो बकरी मारना है और रात तक में निपटा देना है। ठीक है, फिर कल दूसरा बकरी खोजने जाएंगे। लेकिन फिर सेटल होना शुरू किए। अब इंसान जब सेटल हो रखा है तो मौसम का भी मार उसको झेलना पड़ेगा, और जब मौसम का मार झेलेगा तो मौसम के हिसाब से ही उसको अपना खाना पीना, रहन सहन भी झेलना पड़ेगा ना, बदलना पड़ेगा। तो अब क्या करेगा? अब मान लो चावल है, थोड़ा सा एग्जांपल समझ, मान लो चावल है, चावल जो है मिलता है हमें सिर्फ जनवरी से अप्रैल के टाइम पे। ठीक है, हम एक जगह सेटल हो गए। कहाँ सेटल हो गए? बिहार में।
और बिहार में चावल मिलता है जनवरी से अप्रैल के टाइम में, तो क्या सिर्फ जनवरी से अप्रैल टाइम में खाएंगे हम? नहीं ना भैया, हम 12 मास खाएंगे। जब 12 मास यानी 12 महीना हम जब खाएंगे चावल को, तो हम लोग इसको क्या करना शुरू करेंगे? जमा करना शुरू करेंगे, कृषि करना शुरू करेंगे। और कृषि ही सिर्फ नहीं कि हाँ 2-4 महीने के लिए कृषि करेंगे, सरप्लस कृषि करना शुरू करेंगे, यानी जरूरत से ज्यादा कृषि करना शुरू करेंगे, और फिर उसका जो है हम लोग जमा करना शुरू करेंगे। और इसी को कहते हैं सेटल लाइफ। सेटल लाइफ दैट मीन कि यू आर थिंकिंग अबाउट योर फ्यूचर। आप अपने भविष्य की चिंता कर रहे हैं और भविष्य के लिए जो है चीजों को इकट्ठा कर रहे हैं, है ना? तुम लोग जैसे नालायक नहीं हुआ करते थे लोग, भविष्य के चिंता नहीं है, हम रील देखने में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। जब पैलियोलिथिक एज को और अच्छे से देखेंगे तो ये भी देखेंगे कि भारत में पूरा पाषाण कालीन सभ्यता का जो विकास था वो प्लाइस्टोसीन काल, यानी प्लाइस्टोसीन काल कब? जब इंसान जो है शुरू हुआ था, ओरिजिन हुआ था, अस्तित्व में आया था कब? 25 लाख साल पहले। कहाँ? अफ्रीका में। ठीक है, तो उस समय का जो भारत में पूरा पाषाण काल के सभ्यता जो है वो, और हाँ प्लाइस्टोसीन काल को जो है हिम युग भी कहता है, बहुत ठंडा था उस समय। ठीक है, ठंडा थोड़ा थोड़ा कम हुआ तब इंसान की उत्पत्ति हुई। भारत में जो मानव की प्रथम उपस्थिति थी वो मध्य प्लाइस्टोसीन अर्थात 5 लाख वर्ष से पूर्व नहीं था। यानी कि भारत में 5 लाख वर्ष पूर्व से ही शुरू हुआ है। हमने पहले लेक्चर में ये बताया था कि जो प्री हिस्टोरिक एरा है वो ओरिजिन, और ओरिजिन कहाँ था? 5 लाख वर्ष पहले। कहाँ? क्यों हम बोले 5 लाख वर्ष पहले? अब बोलोगे कि इंसान 5 लाख वर्ष पहले शुरू हुआ तो सभ्यता, मतलब हम लोग 5 लाख, सॉरी, आप बोले थे सर कि 25 लाख वर्ष पहले जो है इंसान जन्म लिया, इंसान का उत्पत्ति शुरू हुआ, तो 25 लाख वर्ष पहले से ना हमको इतिहास पढ़ना था कि क्या खाता था, क्या करता था 25 लाख वर्ष पहले। नहीं, क्यों? क्योंकि हम सिर्फ इंडिया का बात कर रहे हैं, ये अफ्रीका में हुआ था। इंडिया में 5 लाख वर्ष पहले ही हुआ था इंसान की उत्पत्ति। मध्य हिम युग कह सकते हो उसको, ठीक है, उस समय हुआ था। ठीक है, अब पूरा पाषाण काल का जो अवस्था था वो देखो, पहला अवस्था था निम्न। 3 भागों में हम लोग पैलियोलिथिक एज को बांटे थे। लोअर, पहले लोअर, जिसको हम हिंदी में निम्न भी कहते हैं। निम्न की बात अगर करेंगे तो 5 लाख ईसा वर्ष पूर्व से, 5 लाख ईसा वर्ष पूर्व से 50,000 ईसा वर्ष पूर्व तक का ये पीरियड रहा। ठीक है, इस समय कुल्हाड़ी, क्या चीज? कुल्हाड़ी और हस्तकुठार। कुल्हाड़ी और हस्तकुठार का मतलब हैंड एक्स, हाथ से मारने वाला हैंड एक्स कहते हैं ना। हस्तकुठार मतलब कुल्हाड़ी टाइप का ही होता है हैंड एक्स, हस्तकुठार। अंग्रेजी मीडियम, हैंड एक्स। ठीक है, ढेर खा लिए हैं दाल भात चोखा। खैर, अब देखो कुल्हाड़ी और हस्तकुठार जो है, दैट मीन कि हैंड एक्स जो है कब मिला था? सवाल पूछेगा बउआ, सवाल पूछेगा कुल्हाड़ी हस्तकुठार कब मिला था? तो भैया लोअर, निम्न पैलियोलिथिक एज में। सिर्फ पैलियोलिथिक नहीं, निम्न पैलियोलिथिक एज में। और निम्न पैलियोलिथिक एज का जो है ड्यूरेशन था 5 लाख ईसा वर्ष पूर्व से लेके 50,000 वर्ष ईसा पूर्व। ठीक है, निम्न पुरा पाषाण युग का जो काल था वो स्थल वर्तमान में, काल का जो स्थल था वो वर्तमान में पाकिस्तान वाला एरिया है। ठीक है, कहा? पाकिस्तान वाला एरिया। निम्नलिखित सॉरी निम्नलिखित नहीं, निम्न पाषाण का लोअर पैलियोलिथिक एज जो है उसका अगर हम ज्योग्राफिकल लोकेशन देखें तो वो पाकिस्तान था, जो अभी का सॉरी उस टाइम का पंजाब भी था। ठीक है, वो वाला एरिया था। और इसके बगल से जो नदी पास करती थी वो सोहन नदी, सोहन नदी के किनारे वाला इलाका जो था वहां पे ये वाला था लोअर पैलियोलिथिक एज, वहीं पे पाया गया सबसे ज्यादा। कुछ जो है वो कश्मीर में भी मिले, कुछ थार मरुस्थल में भी मिले। ठीक है, राजस्थान का जो मरुस्थल है डिडवाना क्षेत्र, राजस्थान में एक मरुस्थल है, राजस्थान में एक मरुस्थल है, दैट मीन अंग्रेजी मीडियम डेजर्ट है। डेजर्ट जो है वो उसको डिडवाना कहते हैं। डिडवाना क्षेत्र जो है वहां पे जो नर्मदा यहाँ पे मिला, और नर्मदा की घाटियों में तथा मध्य प्रदेश के भोपाल के पास भीमबेटका के गुफाओं में भी इनके सोर्स मिले हैं। किसके? लोअर लिथिक एज के। ठीक है, हाँ,
अब ये जो एज था ना, यहाँ पे जलवायु का नमी कम हो गया था, जलवायु में ह्यूमिडिटी घट गया था। ह्यूमिडिटी घटने का मतलब है कि टेम्परेचर इंक्रीज कर चुका था, टेम्परेचर इंक्रीज किया, सॉरी, हाँ, मतलब ह्यूमिडिटी घटना शुरू हो गया था। ठीक है, ह्यूमिडिटी कब घटेगा? ह्यूमिडिटी घटेगा जब टेम्परेचर ड्राई होगा। ठीक है, वैसे टेम्परेचर ड्राई तो कोल्ड में ही होता है, कोल्ड में टेम्परेचर मतलब जो एनवायरनमेंट होता है वो ज्यादा ड्राई होता है, बट बहुत ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो हवा में ह्यूमिडिटी, वैसे मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो तभी होता है, गर्मी सबसे ज्यादा तब लगती है जब हवा में ह्यूमिडिटी हो। क्यों? क्योंकि जो ह्यूमिडिटी, जो पानी के कण हवा में होते हैं वो मतलब टेम्परेचर को स्टोर करके होल्ड करके रखते हैं, दैट्स वाई कि हमें वो लगता है, गर्मी लगती है ज्यादा। तो ह्यूमिडिटी कम होना शुरू हो गया था। ठीक है, अब आया मध्य पाषाण युग। मध्य पाषाण दैट मीन की मिड पैलियोलिथिक एज। मिड पैलियोलिथिक एज जब आया, इसको 50,000 से 40,000 वर्ष ईसा पूर्व का जो अवधि था, ये मिड पैलियोलिथिक एज था। क्या था बाबू? मिड पैलियोलिथिक एज। ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ऑल राइट, लेट मी चेक रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलो, 40,000 कहाँ हुआ भाई? अच्छा, कलम हेरा गया। 50,000 से 40,000 वर्ष ईसा पूर्व जो है ये मध्य पाषाण युग था। इस काल में एक एक प्रकार के सरल बटिकास्म उद्योग यानी पत्थर के गोलों से बनाए हुए जो है वस्तुओं का एक उद्योग मिला, एक फैक्ट्री मिली जिसको बटिकास्म फैक्ट्री भी कहते हैं। सवाल पूछेगा बटिकास्म फैक्ट्री, बटिकास्म उद्योग कब मिला था? तो भैया यही मिड पैलियोलिथिक एज में मिला था, 50,000 से 40,000 वर्ष ईसा पूर्व के बिचवा में मिला था। ठीक है, ये नर्मदा नदी के किनारे इसकी सामग्री प्राप्त हुई है हमें। कहाँ? ये सब जो उद्योग था वो नर्मदा नदी के किनारे प्राप्त हुआ, नर्मदा नदी के किनारे प्राप्त हुआ, इलाहाबाद में। अब आता है उच्च पाषाण। उच्च पाषाण, अपर पैलियोलिथिक एज। अपर पैलियोलिथिक एज जो है वो अब बच गया 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व। 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व, 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व अपर पैलियोलिथिक एज। ठीक है, उच्च पूरा पाषाण काल। अब इस काल का क्या विशेष था कि भैया कि इस युग में आर्द्रता की कमी थी, ह्यूमिडिटी का कमी था, ड्राई हो चुका था मौसम, ह्यूमिडिटी कम था। ठीक है, इस अवस्था में हिम युग की एक अंतिम अवस्था के साथ रहा, यानी कि हिम युग जो था, यानी अब ठंड सिर्फ, ठंड जो है सीमित जगहों पे रहा। ठीक है, बाकी अदर जगहों पे जो ह्यूमिडिटी बढ़ गई। ठीक है, खैर उच्च पाषाण काल के जो मानव का उपयोग का जो गुफा था वो भीमबेटका में मिला। भीमबेटका जो था वहां पे मानव, भीम बेटका जो एमपी में है, भोपाल से 40 किलोमीटर दक्षिण में, ये जो है यहाँ पे मिला है भीमबेटका के गुफाओं में, ये साक्ष्य मिला है कि इंसान रहते थे। ठीक है, खत्म होता है यहाँ पे पैलियोलिथिक एज। अब हम बढ़ेंगे पाषाण युग, स्टोन एज। स्टोन एज में कौन सा? मेसोलिथिक एज में। पाषाण युग, स्टोन एज में हमने पैलियोलिथिक एज पढ़ा। ठीक है, अब मध्यपाला पाषाण काल पढ़ेंगे। पानी पी ले 2 घूंट, पी लेते हैं यार। धन्यवाद, खुद को क्या पानी खुद से लेके पिए। चलो, बहुत सारे स्टूडेंट बोलता है कि सर यहाँ पे जो है ना बहुत सारा हम अपना फोटो डाल देना, एक मतलब हम अपना फेस दिखा के पढ़ाएं, ठंडी आने तो फेस दिखा के पढ़ाएंगे, तुम नहीं समझ सकते हो हमारे दर्द को। हमारा दर्द ये है, अरे हमारा दर्द ये है बच्चा कि हम अपना फेस अभी इसलिए नहीं दिखा सकते, ऐसा मतलब ये नहीं कि हम मेरा फेस गंदा है, हम इसलिए नहीं दिखा सकते क्योंकि क्योंकि गर्मी है, एसी नहीं है, एसी नहीं है, हम सीबीएसई वाला नहीं है, स्टेट बोर्ड से पढ़ा हुआ लड़का। एसी नहीं है तो गर्मी लगेगा, गर्मी लगेगा और साथ में हमको फैन ऑफ करना पड़ता है। फैन क्यों ऑफ करते हैं भैया? ताकि नॉइस कैंसल्ड रहे, आपको आवाज ना आए, आपको बहुत अच्छा सुनाई दे, है ना? नहीं तो डिसलाइक करके वीडियो चल जाओगे ना। ठीक है, हमारा 1 घंटा का मेहनत को एक क्लिक में खत्म करके निकल जाओगे। तो फैन बंद करना पड़ता है ताकि नॉइज ना रहे।
नॉइज नहीं रहेगा तो तुमको मजा आएगा सुनने में। इसीलिए हम जो है गर्मी ज्यादा लगेगा, और शर्ट पहन के बनाएंगे तो गर्मी ज्यादा लगेगा, अब आगे बताने की चीज है नहीं, ऊपर से दाल भात चोखा खा के बैठे। ठीक है, तो आओ मध्य पाषाण काल को अब देखते हैं। बीच बीच में थोड़ा बहुत कर लेना चाहिए, ज्यादा हंसी मजाक भी पढ़ाई में अच्छा नहीं लगता है ना। ये नहीं कि हम इजी समझाने के चक्कर में कुछ मजाक कर रहे हैं, वो भी अच्छा नहीं लगता। मेसोलिथिक जो एज है वो 9000 वर्ष ईसा पूर्व से शुरू होता है। ठीक है, 9000 वर्ष ईसा पूर्व से शुरू होता है, जो पूरा पाषाण युग और नव पाषाण युग के मध्य में रहता है, बीच में रहता है। यहाँ पे लोगों द्वारा पौधे उगाना शुरू कर दिए गए थे, पौधे उगाना शुरू कर दिए गए थे, पालतू जानवर रखे गए थे, पालतू जानवर रखे गए थे। अब पालतू जानवर का मतलब शेर पालना शुरू कर दिया, वैसे जो कि अहिंसक हो। ठीक है, अहिंसक जानवर को पालतू बनाना शुरू कर दिया गया, जैसे कुत्ता, गाय, है ना, इन सबको रखना शुरू कर दिया गया। मध्य पाषाण युग में बहुत छोटे औजारों का प्रयोग होता था, माइक्रोलिथ भी कहते हैं इसको। किसका प्रयोग होता था? माइक्रोलिथ, छोटे पत्थर के औजार होते थे। माइक्रो मतलब छोटा, लिथ मतलब पत्थर। ठीक है, इन औजारों का प्रयोग जो होता था, अब लोग वेजिटेरियन होने लग गए थे, ज्यादा जानवर नहीं खाते थे, सब्जी काटने में, फल काटने में, हड्डियां और मांस काटने में भी करते थे, ज्यादा वेजिटेरियन नहीं हुआ था, दोनों तबका था। ठीक है, पेड़ का छाल काटने में ताकि पहन सके, जानवर का छाल उतारने में काम किया जाता ताकि उसको पहन सके ठंडी के दिन में। ठीक है, क्योंकि अब लोग सेटल हो चुके थे ना, ऐसा नहीं है ना कि ठंडी आया तो भाग जाएंगे गर्म, जैसे गर्म वाला जगह पे। एक जगह पे सेटल होना शुरू हो गया था धीरे धीरे लोग, तो अपना व्यवस्था भी करेगा ना भाई। अब देखो आगे बढ़ते हैं कि मध्य पाषाण जो स्थल है वो राजस्थान, राजस्थान के बागौर, राजस्थान के बागौर में मध्य पाषाण काल के साक्ष्य मिले। ठीक है, राजस्थान, दक्षिण उत्तर प्रदेश में भी मिला है, मध्य और पूर्वी भारत में सबसे अधिक मात्रा में मिला, सेंट्रल और ईस्टर्न में भी अधिक मात्रा में मिला, यानी मध्य पाषाण का बिहार उहार में मिला है बहुत सारा। कृष्णा नदी के दक्षिण में भी पाया गया, यानी कि दक्षिण भारत में, साउथ में कृष्णा नदी के भी दक्षिण में, मैप पर जाकर देखना कृष्णा नदी उसके दक्षिण में भी पाया गया। अक्सर देखोगे जहां वाटर बॉडीज है ना, वहां पे ज्यादा सेटलमेंट पाया गया, कल्चर जो है, जो सेटलमेंट है, जो लोग सेटल होना शुरू किए वो ज्यादा हो। अब देखो पशुपालन भी था, पशुपालन का जो है साक्ष्य मिला था यही राजस्थान के बागौर में, सॉरी, पशुपालन का साक्ष्य मिला राजस्थान के बागौर में। ठीक है, जस्ट अ मिनट। तो आगे बढ़ते हैं। राजस्थान बागौर में जो है ये पशुपालन के साक्ष्य मिलने शुरू हुए थे। मध्य पाषाण काल में अगर गुफा की बात करें तो गुफा में लोग रहते थे, उसके भी साक्ष्य मिले, और पेंटिंग डेवलप होना शुरू हुआ, लोग अब गुफाओं में चित्र बनाना शुरू किए। ठीक है, जैसे मध्य प्रदेश में, साउथ में बहुत सारे गुफाओं में जो है चित्र मिले थे, पत्थर से कूद कूद के चित्र बना दिया करते थे। ठीक है, वही उसी को वही कल्चर डेवलप हुआ, तो फिर हम लोग उसको अभिलेख, शिलालेख का नाम देने लग गए, और डेवलप हुआ तो आज जाओ दीवार पे लिखा हुआ मिलेगा, अपनी अपनी प्रेमिकाओं का प्यार का इजहार कर रखे हैं हमारे देश के वीर नौजवान। ठीक है, चलिए, एक मिनट टाइम। पेंटिंग के साक्ष्य मिले, पेंटिंग के साक्ष्य के साथ फोन, पेंटिंग के साक्ष्य के साथ अ, जैसे राजस्थान का जो पुरानी नमक झील जो है सांभर के जमावे के अध्ययन से प्रतीत होता है कि यहाँ 7000 से 6000 ईसा पूर्व के आसपास पौधे लगाए जाते थे। राजस्थान में पौधा लगाना भी शुरू कर दिया गया था, कब? 6000 से 7000 से 6000 ईसा पूर्व, है ना। चलो, अब आएंगे हम लोग नवपाषाण युग की तरफ। मध्य पाषाण खत्म हो गया, इतना ही था, ज्यादा नहीं है। नवपाषाण में आएंगे, नवपाषाण में क्योंकि इसको और डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे, है ना, बाकी एग्जाम्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना इंपॉर्टेंट है हम लेके चल रहे हैं, खासकर हम ये कोशिश कर रहे हैं कि पूरा ही लेके चले। ठीक है, नवपाषाण युग का अगर हम बात करें तो 9000 ईसा पूर्व, 9000 ईसा पूर्व
में इसका आरंभ होता है और 6000 ईसा पूर्व तक ये चलता है। ठीक है। पाकिस्तान का जो बालूचिस्तान का इलाका है ना, मेहरगढ़, वो नवपाषाण युग है। पूछा जाएगा कि मेहरगढ़ किस काल का है, तो नवपाषाण काल का। ठीक है, नवपाषाण काल का ही है। ठीक है। अब इसमें भी ना 3 क्षेत्रों में इसको बांटा गया। 3 क्षेत्रों में, प्रथम क्षेत्र, पहला क्षेत्र ऐसा था जो कश्मीर उत्तर पश्चिम में है, उत्तर पश्चिम नॉर्थ वेस्ट का पार्ट है। ठीक है। जैसे कश्मीर नवपाषाण संस्कृति के अनेक विशेषताएं हैं कश्मीर में, जैसे घृतावास, गड्ढा वाला घर, गड्ढा वाला घर, मृद भांड, मृद भांड। ठीक है। पत्थर और हड्डी, पत्थर भी मिला, हड्डियां भी मिली। ठीक है, कहाँ, कश्मीर वाला इलाका में। ठीक है। अब हम देखें, बुर्जोहम एक प्रसिद्ध नवपाषाण स्थल है। बुर्जोहम नाम का एक जगह है जो नवपाषाण युग का एक प्रसिद्ध स्थान है। इसका अर्थ होता है भुज वृक्ष का स्थान। भुज वृक्ष का स्थान। ठीक है। वृक्ष कैसे लिखा था, वृक्ष का स्थान। यह श्रीनगर से उत्तम पश्चिम की ओर 16 किलोमीटर दूरी पे है। श्रीनगर से नॉर्थ वेस्ट में 16 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गुफा कराल, इसका जो गुफा कराल एक जगह है जो अन्य, मतलब इसके साथ, बुर्जोहम के साथ एक और जगह है गुफा कराल। ठीक है। गुफा कराल के लोग जो है कृषि और पशुपालन दोनों का कार्य करते थे। इसी में चिरांद भी एक ऐसा जगह है। गुफा कराल के अलावा चिरांद भी एक जगह है जहाँ पे आपको एविडेंस मिलते हैं किस चीज के, लोगों के सेटलमेंट के। ठीक है। ऑल राइट। अच्छा, टाइम पसंद आ गया, तो इसी को मिटाते हैं। बुरजोहम के बाद गुफा कराल, चिरांद, ये सब जो है कब का जगह है, कहाँ का जगह है, मतलब किस काल का स्थान है, महत्वपूर्ण स्थान है, नवपाषाण काल का है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र जो है यही दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत दैट मीन के साउथ इंडिया में द्वितीय क्षेत्र इसका। दूसरा क्षेत्र कहाँ है, साउथ में। ऐसे लिख देते हैं, साउथ में, गोदावरी नदी के किनारे, गोदावरी नदी के किनारे ग्रेनाइट की पहाड़ियों के ऊपर एक पठारों में नवपाषाण लोग रहते थे। ठीक है। गोदावरी नदी के किनारे ग्रेनाइट का जो पहाड़ था उसके ऊपर लोग रहते थे। कौन लोग, नवपाषाण के लोग रहते थे। ठीक है। वहां से अवशेष मिले। कौन कहता है भैया, कैसे मनगढ़ंत कहानी है क्या, नहीं, वही सोर्स, सोर्स है इन सब चीजों का, जो आपको आर्कियोलॉजिकल सोर्स और भी फिजिकल एविडेंस वगैरह है, जो आपको पता चलेगा जब आप हमारा पहला लेक्चर, इसी का पहला लेक्चर जाकर के देखोगे। ठीक है। ऑल राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ेंगे, एक सेकंड का टाइम, फोन को प्रॉपर साइलेंट किया जाए। फिर तृतीय क्षेत्र की तरफ आते हैं। थर्ड जो है, दूसरा साउथ वाला इलाका है, तीसरा जो है असम वाला इलाका है। असम वाला जो पहाड़ी है ना, वहां पे कुछ कुछ औजार मिले थे जिससे ये प्राप्त हुआ कि यहाँ पे भी लोग रहते थे। ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आएंगे हम चालकोलिथिक एज के। चालकोलिथिक मतलब ताम्रपाषाण, तांबे की, कॉपर की चीजें यूज होनी शुरू हो गई थी। ठीक है। ताम्रपाषाण हम लोग प्रोटो हिस्ट्री में गिनते हैं ताम्रपाषाण युग को। प्री हिस्टोरिक हमारा कंप्लीट हो गया, प्री हिस्टोरिक कंप्लीट हो गया। ठीक है। अब हम लोग प्रोटो हिस्ट्री यानी कि आद्य ऐतिहासिक काल के तरफ बढ़ेंगे, जहां पे हम लोग देखेंगे चालकोलिथिक एज को।
ठीक है। चाल्कोलिथिक एज को जब हम लोग देखेंगे तो चाल्कोलिथिक जो एज है उसको ताम्रपाषाण काल भी कहते हैं। इसका मतलब होता है पत्थर और तांबे का उपयोग। चाल्को में कॉपर और लिथिक में पत्थर, पता है, स्टोन। यानी कि अब तांबा का भी खोज हो चुका था, तांबा और स्टोन का यूज होना शुरू हो गया था। ठीक है। अ, तकनीकी दृष्टि से ताम्रपाषाण काल जो है वो हड़प्पा का कांस्य युगीन यानी कि ब्रोंज एज संस्कृति के पहले का है। परंतु अगर इसी का काल क्रम अनुसार इन क्रोनोलॉजी हम देखें तो भारत की हड़प्पा का कांस्य संस्कृति से पहले आती है, अ, और अधिकांश ताम्रपाषाण युग संस्कृतियां बाद में आती है। ठीक है। कुछ ही है ताम्रपाषाण जो हड़प्पा से पहले आता है, बाकी बाद का आता है। खैर ये सब तुम्हारा काम की चीज नहीं। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र का जो अहमदनगर जिला है ना, जोड़वे, अहमदनगर जिला में जोड़वे है, नेवासा है और दैमाबाद, ठीक है। और पुणे का चंदोली, सोनगांव, इनाम गांव, प्रकाश और नासिक जो है ये ताम्रपाषाण स्थल है। नाम यहाँ लिख दे क्या? लिख देते हैं। महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र का जोड़वे, अहमदनगर का जोड़वे, नेवासा, दैमाबाद, पुणे का, यही महाराष्ट्र में ही, पुणे जिला का चंदोली, सोनगांव, लिखते जाना, सोनगांव, इनाम गांव, प्रकाश और नासिक जो है ये इस काल के ताम्रपाषाण काल का जो है मुख्य प्रमुख स्थल है। ठीक है। जोड़वे संस्कृति ने जो है ना मालवा संस्कृति से बहुत कुछ ग्रहण किया है। जो मालवा की संस्कृति थी वहां से जोड़वे का जो संस्कृति था, जो यहाँ का कल्चर था, वो मालवा संस्कृति से मिलता जुलता है। ठीक है। किंतु इसमें दक्षिण नागपाषाण संस्कृति के भी तत्व दिखाए जाते हैं। मालवा के तो दिखाते ही हैं, जोड़वे संस्कृति में थोड़ा सा मिक्सचर मालवा का भी है। ठीक है। अब मालवा क्या है भैया, हवा नहीं लेना, छोड़ दो, आगे बढ़ो। साउथ का भी कुछ संस्कृति है इसमें, इसलिए देखते होगे महाराष्ट्र के लेडीज का जो रहन सहन और कपड़ा और ज्वेलरी पहनने का जो स्टाइल है, थोड़ा थोड़ा जो है साउथ से भी मिलता है। ये कल्चर आज का नहीं है भैया, हजारों साल पुराना का है। ठीक है। कि मैच करता था चीजें। ठीक है। महाराष्ट्र का जो जोड़वे और चंदोली है ना, ये सपाट आयताकार ताम्र कुठार पाए गए। यहाँ पे जो जोड़वे और चंदोली में जो है ना, यहाँ पे सपाट कह सकते हो एक तरीके से, कैसे इसको समझाए, सपाट चिपटा, ठीक है, चिपटा ताम्र कुठार पाया गया, कोठी पाया गया था। चंदोली में तांबे की छेनी प्राप्त हुई। कुठार और छेनी प्राप्त हुई। कुठार मतलब एक्स, ठीक है, तुम्हारी एक्स नहीं, वो जमीन खोदने वाला एक्स। आगे बढ़ते हैं और ताम्रपाषाण को ही और थोड़ा सा आगे बढ़ के हम देखते हैं। अ, अब देखो आहार संस्कृति के लोग जो है ना प्रारंभ से ही धातु कर्म, कहाँ बीच से स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब देखो दैमाबाद का जो ख्याति बड़ी संख्या में कांसे की वस्तु की उपलब्धि के लिए है। दैमाबाद का जो ख्याति है, जो जिस कारण से दैमाबाद फेमस है, दैमाबाद जो फेमस है, ये दैमाबाद कहाँ का, अहमदनगर का जो एक जगह है, वो फेमस किस लिए है, कांस का वस्तुओं का उपलब्धि यहाँ पे बहुत ज्यादा हुआ है। ठीक है। कांस यानी कॉपर का जो प्रोडक्ट थे, जो बने हुए चीजें थे, वो ज्यादा यहाँ से मिली। ठीक है। इनाम गांव का जो है ना, इनाम गांव जो है, इनाम गांव का ताम्रपाषाण युग का एक बड़ा बस्ती था, यानी कि कॉपर एज का एक बड़ा बस्ती था ये। और यहाँ पर 100 से भी अधिक घर ऐसे थे जहाँ 100 से भी अधिक घर पाए गए, 100 से भी ज्यादा घर पाए गए और कब्र पाए गए, कब्र पाए गए यहाँ पे। ठीक है। ये बस्ती जो इनाम गांव था ना, इसका किलाबंदी भी हुआ था, किलाबंदी हुआ था और साइड से खाई था, घिरा हुआ था, प्रोटेक्शन, यानी कि लोग आक्रमण होती होगी तभी तो लोग डरते थे ना उस टाइम पे। लाल किला गए, लाल किला का किलाबंदी कैसे हो रखा है, चारों तरफ से दीवार और बगल से खाई थी। सुनते हैं खाई में मगरमच्छ उस टाइम पे रहता था, लेकिन यहाँ पे इनाम गांव का किलाबंदी भी हो रखा था।
अब क्या करो ना, ये जो मैं जैसे अलग अलग बोल रहा हूँ सर, इसका नोट्स कैसे बना, 1 लाइन पॉइंटर बनाओ, ठीक है, वन वन पॉइंटर बनाओ, ठीक है। इनाम गांव था, इनाम गांव में क्या क्या मिला, कॉपर एज का ही ये सबसे अच्छा गांव माना जाता है, 100 से ज्यादा घर और कब्र मिला यहाँ पे, किलाबंदी भी मिला, किला के बगल, किलाबंदी जो हुई थी दीवालों के बगल से खाई भी मिले, ठीक है। अब क्या था ना, कुछ प्रयागराज में भी मिला, कुछ बिहार में भी मिला, ठीक है। बिहार में जो चालकोलिथिक एज का टाइम का जो चीज मिला है, वो बिहार में सेनुरबा, कौन सा जगह, सेनुवार, सॉरी सेनुवार जगह है, वहां से, सोनपुर से, सोनपुर से, ताराडीह से, डी से, और पूर्वी उत्तर प्रदेश खैराडीह, नड़हन, ये सब जगह छोड़ दो इसको, बिहार का देखो, बिहार का सेनुवार, सेनुवार, सोनपुर, ताराडीह ऐसे इंपॉर्टेंट स्थल है जहां से ताम्रपाषाण युग के अवशेष मिले। आहार संस्कृति के लोग प्रारंभ में ही धातु कर्म जानते थे, आहार संस्कृति के जो लोग थे, आहार, ठीक है, इस समय के जो लोग थे ये धातु पहले से ही एक मिनट यार, प्रारंभ से ही धातु कर्म को जानते थे। आहार का प्राचीन नाम ताम्बवती और तांबा वाली स्थान है। खैर इसको छोड़ दे, एनसीईआरटी का लाइन। आगे बढ़ते हैं। नवदा टोली एरन और नगदा में पाई गई मालवा संस्कृति, मालवा संस्कृति भी पाई गई। मालवा कल्चर जो पाया गया वो कहाँ पाया गया, नवदा टोली, सॉरी नवदा टोली एरन, एरन के साथ नगदा में, ठीक है, नगदा में पाया गया था। मालवा और राजस्थान में जो मिला था ना, रूढ़ शैली में बनी हुई मिट्टी का मृतिकाएं जो मिली थी, वो ये सूचित करता है कि वृषभ यानी कि सांड धार्मिक पंथ का प्रतीक था। मालवा और राजस्थान में मिट्टी के बने हुए मूर्ति मिली थी, मूर्ति मिली थी किसके, सांड के, सांड की मूर्ति मिली थी। इसे प्रतीत होता है कि सांड जो वो उस समय है वो धार्मिक जानवर माना जाता था, है ना। जैसे आज गाय ट्रेंड में है, उस समय सांड ट्रेंड में होता था, ठीक है। अब इसके आगे क्या हुआ इसके आगे अगर हम देखें ताम्रपाषाण युग, तो ताम्रपाषाण युग के जो लोग थे वो कुछ कृषक समुदाय तो सिंधु घाट, सिंधु के बाढ़ वाले जो मैदानी क्षेत्र थे ना उसके ओर बढ़े। ताम्रपाषाण युग के जो लोग थे वो सिंधु नदी के जो बाढ़ वाले इलाके थे ना, मैदानी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र की तरफ बढ़े। मैदानों की तरफ जब बढ़े, उन्हें वहां कांसे के यानी कॉपर का तकनीक मिला, कॉपर का टेक्नोलॉजी मिला, और फिर नगरों की स्थापना में वो सफल हुए, और फिर अर्बनाइजेशन होना शुरू हुआ, नगरीकरण शुरू हुआ, नगरीकरण शुरू हुआ, और फिर जाकर के आपको लेटर ऑन मिलेगा क्या, कि सिंधु घाटी सभ्यता ऐसे ही धीरे धीरे जो है वो विकसित हुई, ठीक है। यहीं पे अगर हम और आगे बढ़ेंगे, तो कृषि और व्यवसाय का अगर हम बात करें उस टाइम का जो है चाल्कोलिथिक एज का, चाल्कोलिथिक एज का जो है कृषि और व्यवसाय का अगर हम बात करें, तो ताम्रपाषाण काल के लोग काले व लाल रंग के बर्तन का प्रयोग में लाते थे। ताम्रपाषाण यानी चाल्कोलिथिक एज का जो लोग था, कृषि और व्यापार की बात करें तो रेड एंड ब्लैक पेंटेड, सॉरी पेंटेड ऐसे होगा, पेंटेड यानी लाल और काले रंग के बर्तन का प्रयोग लाते थे। इसका प्रयोग लगभग 2000 वर्ष ईसा पूर्व के से ही होने लगा, ठीक है। सामान्यतः जो ताम्रपाषाणिक लोग थे वो घोड़े से परिचित नहीं थे, इस समय घोड़ा नहीं था। पूछा जाएगा घोड़ा था क्या इस टाइम पे, नहीं, घोड़ा से परिचित नहीं थे। कुछ अवशेषों की पहचान घोड़े, गधे या जंगली गधे के अंग के रूप में भी किया गया, लेकिन लोगों को पहचान नहीं था इसका, घोड़ा तो होबे ना करेगा भाई, लोग पहचान भी नहीं करता था। वहीं पे लोग गेहूं चावल का खेती करते थे,
ठीक है। इसके अलावा बाजरा, मसूर, उड़द, मूंग, मटर सब हुआ करता था। दलहन का भी खेत शुरू हो गया था। नवदा टोली का जो लोग था ना, वो बेर और अलसी भी उगाते थे। बेर, बेर जो आता ना, बेर जो सरस्वती पूजा में खाते हैं ना हम लोग, बेर और अलसी भी उगाते हैं। बिहार वाला जो लोग है वो, उसको पता होगा सरस्वती पूजा में बेर फेवरेट प्रसाद होता है। अलसी भी उगाया करते थे। अलसी क्या, शायद फ्लैक्सीड जो बोलते हैं आज यंग जनरेशन जिसको फ्लैक्सीड बोलते हैं। महाराष्ट्र में कपास भी मिला। ठीक है। तामपाषाण काल में पूर्वी भारत चावल खाया उगाता था। पूर्वी भारत यानी ईस्ट में इसी समय चावल उगा करता था। ठीक है। और पश्चिम में जौ और गेहूं। और वेस्ट जो है, वो वेस्ट जो गुजरात महाराष्ट्र वाला पार्ट, वो गेहूं और जौ उगाया करता था। ठीक है। यहाँ पे शुरू होता है संस्कार और पूजा पद्धति की। अब बात करते हैं संस्कृति और पूजा पद्धति। संस्कृति नहीं है, संस्कार होना चाहिए था। संस्कार नहीं है कि जो अंतिम संस्कार होता है। महाराष्ट्र और ताम्रपाषाणिक लोग जो थे, यानी कि चालकोलिथिक एज के जो लोग थे, उनके मृतक के अस्थियों को कलश में रखकर अपने घर में फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में दफना दिया करते थे। कैसा संस्कार होता था, जो मरते थे उनको एक कलश में डाल दिया करते थे और फिर उस कलश को घर के उत्तर दक्षिण, ठीक है, उत्तर दक्षिण, नॉर्थ, दक्षिण किधर हो जाएगा, उत्तर दक्षिण ही, नॉर्थ या वेस्ट के, नॉर्थ या साउथ के साइड में रख दिया करते थे। ठीक है, वहां दफना दिया करते थे जमीन के नीचे। कब्र में मिट्टी के साथ हड्डियां, तांबे का वस्तु भी रखा जाता था। दैट मीन कि लोग ये भी जानते थे कि परलोक नाम का भी चीज होता था। ठीक है। लोग आदमी के साथ, मान लो कोई आदमी मर गया, उसके साथ बकरी भी डाल दिया, बर्तन उर्तन भी डाल दिया कि जाओ भैया, जा करके मरने के बाद का भी जीवन, यानी कि मतलब मृत्यु के बाद का भी जीवन में विश्वास रखते थे, परलोक पे भी विश्वास रखते थे। जो आज बोलते हैं ना, जो हमारे तो बिहार में एक्चुअली 11वें दिन कंटाही होता है। ठीक है। तो कंटाई जब होता है उसमें जो कंटाहा होता है वो ढेर सामान देने बोलता है कि जो है जाएगा आपका, सीधा जो मृतक है ना, वो उसका भोग करेंगे। परलोक का सिद्धांत उस समय भी था, अभी भी वही मान्यता है कुछ ना कुछ। ठीक है। मिट्टी में स्त्री की मूर्तियों का प्रतीक होता था। पूजा जो है ना, स्त्रियों का पूजा होता था। दैट मीन कि वोमेन डोमिनेटिंग सोसाइटी रहा होगा, मातृ देवी का पूजा होता होगा। ठीक है। चलो, आ, और भी ज्यादा कुछ नहीं है, बाकी आ, सही है। अब इसके आगे कुछ नहीं है। ताम्रपाषाण युग खत्म होता है, कांस्य युग और लौह युग को थोड़ा सा देखेंगे और मामला यहीं पे हिस्टोरिक एज को थोड़ा सा पढ़ के खत्म कर देंगे। ठीक है। फिर अगले लेक्चर में कलम शुरू करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता को, और वहां से रियल मायने में एंशिएंट हिस्ट्री शुरू होगा। कांस्य युग यानी कि कांसे का जब टाइम आया, ब्रोंज का टाइम आया, तो ये 2500 से 800 ईसा पूर्व के टाइम पे आया। ठीक है। ब्रोंज एज जो था वो 2500 से 800 ईसा पूर्व के टाइम का मामला है। होप कि आप लोग नोट्स बना रहे होंगे, है ना, नोट्स बना रहे होंगे इसके साथ साथ। अब यहाँ पे ये देखो कि कांस्य युग 2500 से 800। अब ये ब्रोंज बनता कैसा था, टीन और तांबा का, यानी कॉपर को मिला देंगे तो ब्रोंज बन जाया करता था। यानी कि अब लोग जो है वो मेटल डेवलपमेंट, यानी कि कह सकते हैं ये अ, बर्तन वर्तन का जो ये चीजें होती थी ना, मेटल बोल सकते हैं इसको, या इसको डेवलप करना सीख गए थे। ठीक है। हथियार और औजार भी ब्रॉन्ज का बनाने लग गए थे। फिर लौह युग आया, आयरन एज आया, जब मनुष्य लोहे के विषय में जानकारी प्राप्त हुआ। कब, 800 ईसा पूर्व। इसके बाद कांस्य युग के बाद आता है लौह युग। लौह युग क्या है, 800 ईसा पूर्व।
लौह युग 800 ईसा वर्ष पूर्व था। ठीक है। यह अवस्था ऋग वैदिक काल के पश्चात यानी ऋग वैदिक काल के बाद था उत्तर भारत में। ऋग वैदिक काल के बाद ही आया यानी वैदिक काल के लगभग, वैदिक काल से पहले जो है नहीं था। ऋग वैदिक काल जो आया उस समय लौह युग की अवस्था को दर्शाता है। ठीक है, उत्तर भारत में। अब आते हैं हिस्टोरिक एरा में, ऐतिहासिक काल में। ज्यादा कुछ नहीं है, तुरंत समअप कर देंगे, कल से मजा आएगा पढ़ने में। हिस्टोरिक एज जो आता है वो इस अवस्था में बोध होता है किस काल का, जब लोगों का लिखना आरंभ किया, लोगों ने लिखना आरंभ किया अच्छे से। ठीक है, साहित्यिक स्रोतों का विकास हुआ। ठीक है, भारत में ऐतिहासिक काल का विस्तार हुआ। भारत में ऐतिहासिक काल की शुरुआत वैदिक काल के पश्चात यानी कि वैदिक काल के बाद माना जाता है हिस्टोरिक एरा लगभग। ठीक है, आगे आए, थोड़ा सा देखो यहाँ पे टाइमलाइन पे। ठीक है, प्री हिस्टोरिक एरा, मिड हिस्टोरिक एरा, प्रोटो हिस्टोरी भी जिसको कह सकते हो, यहाँ तक मान सकते हो कुछ समय यहाँ का प्रोटो हिस्टोरी। और 800, ये 600 है ना, इससे 2 साल पहले जाओ, 200 साल, 800 साल लेके फिर इधर जो है वो आयरन एज माना गया, आयरन वगैरह आ गया और इसको हिस्टोरिक एरा बोलते हैं। हिस्टोरिक एरा लिखना आ गया था लोगों को। ठीक है, मोस्टली वैदिक एरा को भी बोलते हैं। भारत में पहला पूरा पाषाण कालीन औजार जो था ना वो पल्लवरम चेन्नई से प्राप्त किया गया, जिसका खोज जो है वो रॉबर्ट ब्रूस के द्वारा किया गया। देख लो इसको, रॉबर्ट ब्रूस, कहाँ के भैया, पल्लवरम। कहाँ है ये पल्लवम, पल्लवरम चेन्नई में। यहाँ से क्या मिला, भारत का पहला पूरा पाषाण कालीन औजार यानी कि पैलियो पैलियोलिथिक वेपन्स मिले थे, सॉरी टूल्स मिले थे, टूल्स मिले थे। ठीक है, औजार मिले थे। बाकी और ज्यादा नहीं है। ऊपरी पूरा पाषाणी अपर पैलियोलिथिक एज जो था वो बागौर से पूजा स्थल का भी साक्ष्य मिला। जो अपर पैलियोलिथिक एज था ना, अपर पैलियोलिथिक एज जहां लिखे थे वहीं जाकर ऐड कर सकते हो। यहाँ बागौर जो था ना राजस्थान का, वहां पूजा करने का साक्ष्य भी मिला, पूजा करने का साक्ष्य भी मिला। ठीक है, इतना ये काफी है आज के लिए। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ। जो भी आपको फीडबैक लग रहा है, जो भी सही गलत जो भी है, वो आप इसमें डाल दीजिए। ठीक है, कहाँ डालिएगा, कमेंट में। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर अगले दिन नए जोश के साथ, नए टॉपिक के साथ। मजा आएगा। तब तक के लिए हंसते रहो, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। ठीक है, इतिहास कभी इंटरटेनिंग नहीं है, पढ़ाई कभी भी इंटरटेनिंग नहीं है। ठीक है, जब तुम पढ़ोगे तो इंटरटेनमेंट नहीं, पढ़ाई करो। इंटरटेनमेंट के लिए यूट्यूब पे जाओ, रील देखो, 2 घंटा 4 घंटा बिताओ, समय बर्बाद करो, फिर पढ़ाई पे आओ। ठीक है, पढ़ाई में इंटरटेनमेंट मत ढूंढो। गलत है वो लोग जो कहते हैं पढ़ाई में इंटरटेनमेंट। पढ़ाई में इंटरटेनमेंट कैसे ढूंढेगा, पढ़ाई बहुत सीरियस मैटर है भाई, बहुत सीरियस होकर पढ़ना पड़ता है। अब पता चला इंटरटेनमेंट तो हुआ बड़का बड़का रिसर्च तुम कर ही नहीं पाओगे कभी। खैर, सबका अपना अपना तथ्य है, मेरा भी अपना अपना है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, टेलीग्राम पे भी थोड़ा बहुत मेहनत हम करते हैं, जाके टेलीग्राम को भी सब्सक्राइब कर लेना।